की। अरे आपसे आवाज हमारी ज्यादा आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। आज इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में जो हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रगति की इस यात्रा में जहां हम पहुंचे हैं, और उस यात्रा के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से आज के इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सपूत आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे बीच में हमारी पार्टी के सह प्रभारी आदरणीय श्री संजय टंडन जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र पांवटा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा मंत्री भाई सुखराम चौधरी जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश में हमारे शिमला लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, हमारे बीच में माननीय विधायिका रीना कश्यप जी, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन भाई बलदेव तोमर जी, पार्टी के हमारे साथी पुरुषोत्तम गुलोरिया जी, जिला परिषद की अध्यक्षा सीमा कन्याल जी, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष हितेंद्र जी, जिला के पार्टी के अध्यक्ष विनय गुप्ता जी, मंडल के अध्यक्ष श्री अरविंद जी, नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती निर्मल जी, और यहां उपस्थित पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ साथी, सभी उपस्थित अधिकारीगण, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इस बहुत ही पावन स्थल पांवटा साहिब में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आप सबकी ओर से और हिमाचल की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वाभाविक रूप से हम हिमाचल वासियों के लिए गर्व का विषय है कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश से देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के नाते किसी को यह दायित्व का निर्वहन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वो हमारी पार्टी के यहां से छोटे कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीति शुरू करने के पश्चात एक लंबे सफर के बाद, लंबी यात्रा के संघर्षमय यात्रा के पश्चात आज पार्टी के अध्यक्ष के नाते आप देश की उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। भाई और बहनों, ये पांवटा साहिब हमारे लिए बहुत पावन स्थल है, और पावन स्थल होने के नाते यहां का एक ऐतिहासिक महत्व है, और उस ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से आज हम यहां आकर के, जहां गुरुद्वारा साहिब में जाकर के आशीर्वाद लेकर के आए, वहां आप सबका भी आशीर्वाद लेकर के यहां से जा रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे की यात्रा सफल होगी, बेहतरीन होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए आजादी के 75 वर्ष बीतने के पश्चात अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की शुरुआत की, कि भारत 75 वर्ष पहले जब स्वतंत्र नहीं था और उसके पश्चात स्वतंत्रता के बाद इस यात्रा का यह दौर जो हमने पूरा किया है, आज भारत पूरे विश्व के मानचित्र पर अलग पहचान के साथ खड़ा है। यह इतिहास सबको जानना चाहिए
क्योंकि अधिकांश लोग आज की तारीख में जहां यहां पर भी हमारे बैठे हैं जिन्होंने आजादी के उस भारत के इतिहास को सुना है, पढ़ा है, लेकिन शायद देखा नहीं होगा, क्योंकि उनका जीवन 1948 के बाद, 1947 के बाद शुरू हुआ, इसलिए वो संभव नहीं हो पाया। हम दुनिया के इस दौड़ में कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन भारत का गौरवमयी इतिहास हमारे साथ सदैव रहना चाहिए। जिन लोगों ने संघर्ष करके अपने जीवन की कुर्बानी दी, उनके कुर्बानी को हमको आज के इस अवसर पर स्मरण करना चाहिए। और जिन लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, उनके योगदान को भी स्मरण करने का अवसर है। और इसलिए आपने इस बात को देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी खासियत कि जब भी इस प्रकार का कार्यक्रम हो, जब भी इस प्रकार का कोई अवसर आता है, उसको एक बहुत बड़े इवेंट के रूप में पूरे देश और दुनिया के सामने करते हैं। और आज हमें इस बात की खुशी है कि 75 वर्ष की उस स्वतंत्रता के बाद की उस यात्रा का, अमृत महोत्सव का दौर भारत के अंदर तक सीमित नहीं है, पूरा दुनिया उस दौर को देख रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने भारत का इतिहास दुनिया के समक्ष रखा है। हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि आजादी कैसे मिली है और आजाद भारत होने के पश्चात किस कठिनाई के दौर में से हम आगे पहुंचे हैं। और इसलिए मैं खासतौर से बधाई देना चाहूंगा आदरणीय पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, जहां सरकारी स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रमों का आयोजन की एक झड़ी बनाई, एक लड़ी बनाई, वहां पार्टी के स्तर पर हमारा संगठन भी हर पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्र पर खड़ा होकर के इस अमृत महोत्सव का सम्मान करने के लिए, इस अमृत महोत्सव की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए खड़ा हुआ। और इसलिए आपने इस बात को भी देखा होगा कि अब की बार 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इस प्रकार का कार्यक्रम आज से पहले कभी भारत ने देखा नहीं। ऐतिहासिक कार्यक्रम। मैं शिमला से उस दिन सिरमौर में ही आकर के उस कार्यक्रम के लिए आया था 15 अगस्त को, लेकिन जब मैं सोलन से होकर के आ रहा था, मैं देख रहा था, चाहे चाय की दुकान है, चाहे ढाबे की दुकान है, चाहे किसी का घर है, चाहे वो सरकारी कार्यालय है, हर घर में झंडा लगा हुआ था, तिरंगा झंडा लगा हुआ। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया, क्योंकि इस भारत की आजादी के लिए जिन लोगों ने योगदान दिया उसको हमको स्मरण करना चाहिए। और इसी तरह से आदरणीय अध्यक्ष जी, यह हमारा सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश के भी एक संयोग है एक तरह का, जहां आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश के भी अस्तित्व के गठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था और उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, मैं बहुत लंबी बात कहूंगा, वो संभव नहीं आज, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा का वो भी मुझे लगता है कि हमको एक बार स्मरण करना चाहिए, हम कहां से शुरू हुए थे और कहां आज पहुंचे। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 जिले थे, एक चंबा, एक मंडी, एक महासू और एक सिरमौर। ये सिरमौर उस वक्त का जिला है हिमाचल प्रदेश का, जब हिमाचल का गठन हुआ था, मात्र 4 जिले थे। और इसलिए सिरमौर वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं
हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व की, हिमाचल प्रदेश के गठन की अगर शुरुआत सही मायने में अगर मुकाम तक पहुंची, मंजिल तक पहुंची, उसमें सिरमौर वासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सिरमौर जिला से ही संबंध रखने वाले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हमारे हिमाचल के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी आप लोगों ने हमसे पहले डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, उस डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा होगा हमने इसको सीमित नहीं किया कुछ लोगों तक। जिस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया, उन सब का हमने जिक्र किया। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का जिक्र उसमें है, श्री शांता कुमार जी का जिक्र उसमें है, ठाकुर रामलाल जी का जिक्र उसमें है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का जिक्र उसमें है और वीरभद्र सिंह जी का जिक्र उसमें है। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। उनका हिमाचल के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन उसके साथ साथ में हमने इस बात को लोगों के समक्ष कहा, हमने ये कार्यक्रम हमने तय किया, कम हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 बड़े इवेंट हम तय करेंगे, जहां पर जाकर के हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई भी देंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता के योगदान को भी स्मरण कराएंगे। ये हमने तय किया है। जहां नेतृत्व का योगदान रहा उसके लिए उस नेतृत्व का आभार। लेकिन मेरा यह मानना है कि उसके बावजूद सबसे बड़ा योगदान अगर हिमाचल प्रदेश की इस 75 वर्ष की यात्रा में रहा है, वो योगदान हिमाचल प्रदेश के मेहनत कश सभी भाई और बहनों का रहा है। सभी मजदूर, किसान, बागबान, एक अध्यापक, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, अलग अलग अपने योगदान के लिए हिमाचल प्रदेश में जो अपना सहयोग दिए हैं, मुझे लगता है कि अगर ये श्रेय अगर जाना चाहिए उन सब भाई बहनों को जाना चाहिए, आप सभी को जाना चाहिए। इसलिए हमने तय किया हिमाचल प्रदेश में हम 75 कार्यक्रमों के आयोजन करेंगे और 75 कार्यक्रमों में इस बात को सुनिश्चित करेंगे, हिमाचल की यात्रा में हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को हमको आगे भी आने वाले समय में बनाए रखना है, मजबूती के साथ हिमाचल आगे बढ़े। उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। भाई और बहनों, बहुत अगर इतिहास में जाएंगे हम, मैं ये दो तीन चीजों का जिक्र करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश जब बना था उस वक्त प्रति व्यक्ति 240 रुपए आय थी और आज वो आय बढ़कर के 2 लाख से पार होगी, 2 लाख रुपए से पार होगी प्रति व्यक्ति आय। जब हिमाचल प्रदेश बना तो 4.8% उस वक्त हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर थी और महिलाओं की साक्षरता दर तो मात्र 2% थी। आज देश में सबसे साक्षरता में कोई प्रदेश है तो उसमें हिमाचल प्रदेश है। 83% से भी आगे बढ़कर के हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है। जब हिमाचल बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सड़कें बहुत कम थी, 288 किलोमीटर सड़क थी और आज हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर है, 39,500 किलोमीटर है। और उस 39,500 किलोमीटर की उस यात्रा में अगर सबसे बड़ा सड़कों बनाने के लिए किसी का योगदान रहा तो मैं समझता हूं कि हमारी बात अधूरी रहेगी। वो योगदान रहा पूर्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की और आज 39,500 किलोमीटर में से 20,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का योगदान है, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त शुरू की थी। आज गांव के लोगों का पीठ का बोझ उतारने में इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अटल जी ने उस वक्त कहा था कि मैं पूरा देश जब घूमता हूं, जब नजर गांव के ऊपर जाती है तो मैं देखता हूं कि गांव का आदमी अभी भी बोझा उठाकर, पीठ पर बोझ उठा करके चढ़ रहा है या पीठ पर बोझ उठा करके उतर रहा है। उनकी पीठ का यह बोझ उतारना चाहिए। प्रदेश सरकारों के पास संसाधन नहीं है कि अपने बलबूते सभी गांव को सड़क बना सके। इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि
पूरे देश के लिए 60,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कर रहे हैं और दिल्ली से हम पैसा देंगे और गांव-गांव में सड़कें पहुंचाएंगे। गांव की सड़कों को पहुंचाने के बाद गांव के लोगों का पेट का बोझ उतर जाएगा, वो विकास की राह पर आगे बढ़ने में सफल होगा। इसलिए भाई और बहनों, मुझे लगता है कि हम सारी चीजों को इस योगदान के रूप में हमको सदैव स्मरण करना चाहिए। बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं आप सबके बीच में बहुत लंबी बात कहूं तो मुझे लगता है कि समय लगेगा। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में 5.25 वर्ष की हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ और यहां सिरमौर में आप सबके बीच में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे पांवटा विधानसभा क्षेत्र है, चाहे शिलाई है, चाहे रेणुका जी है, चाहे हमारा नाहन का विधानसभा क्षेत्र है, चाहे पछाद का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिरमौर जिले के अंदर जो विकास हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ, आज से पहले किसी दौर में नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सिरमौर वालों ने मुझे मामा कहा है तो भांजों का ख्याल रखना पड़ना भाई। हमारे भांजे ठीक रहेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छा होगा। मामा को उसकी ज्यादा खुशी होगी। आपकी भावनाओं का हमने सम्मान किया है। पांवटा विधानसभा क्षेत्र, चलाई विधानसभा क्षेत्र में जो चीजें कभी सोची नहीं थी, वो सारी चीजें करने के लिए हमने काम किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो भी परेशान हैं। ऐसा तो हमारे जमाने में होता नहीं था। ये भी हो गया, वो भी हो गया। लेकिन इसके बाद में इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, आपकी सबसे बड़ी भावनाओं का सम्मान करते हुए जिस मुद्दे को लेकर के हमेशा कहते थे हमको ये चाहिए, ये हमारे सम्मान का प्रतीक है। हमारे पड़ोस वाला राज्य जो है, जहां ट्राइबल का दर्जा मिल गया हमारे हाथियों को, तो इसलिए इस मुद्दे को उठाया। हम लगातार इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में बैठे, हमने कितनी बार इस मुद्दे को लेकर के हमने बात की और ये मामला आगे बढ़ते बढ़ते आदरणीय गृह मंत्री तक हमने जिस प्रकार से सदैव रखा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी इस मांग का हम सम्मान पूर्वक तरीके से रास्ता निकाल करके छोड़ेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बाकी सारी बातों को लेकर के तो मुझे सिर्फ इतना कहना है भाई और बहनों कि हमने कहा है हिमाचल प्रदेश में हमने रिवाज बदलने की बात कही है। अगर रिवाज बदलने की बात कही है तो हम आज नहीं कह रहे हैं। हम रिवाज बदलने की बात उस दिन से कह रहे हैं जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी। पहले दिन से हमने शुरुआत की है। रिवाज तो ये था हिमाचल प्रदेश में, जब सरकार बदलती थी, पुरानी सरकार के लोगों के ऊपर मामले दर्ज हो जाते थे, पुरानी सरकार के कई योजनाओं को रद्द कर दिया जाता था। हमने कहा ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है और यहां के लोग भी देवतुल्य हैं, इसलिए हमको बदले की भावना से काम करने की इस परंपरा को रोकना होगा। हमने वही रोका और रिवाज बदला। हमने कहा आओ मिलकर के हम आगे बढ़ते हैं, मिलकर के हम हिमाचल प्रदेश में काम करेंगे, हिमाचल को एक बना करके सशक्त हिमाचल, मजबूत हिमाचल, आगे बढ़ता हिमाचल पूरे देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसमें मुझे खुशी है कि उसमें हम सफल हुए हैं। रिवाज बदलने की बात, रिवाज तो ये था जब सरकार बदलती थी तो टोपी बदल जाती थी, टोपी के रंग बदल जाते थे। लेकिन हमने कहा ये हिमाचल अपना है, हिमाचल की टोपी हमारी शान है, हमारी पहचान है, जिसको राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। ये टोपी चाहे हरी है वो भी हमारी है, लाल है वो भी हमारी है, सिरमौर की टोपी वो भी हमारी है, कुल्लू की टोपी वो भी हमारी है, किन्नौर की टोपी ये भी हमारी है। और हमने उस तरह से शुरुआत की, रिवाज बदलने की बात कही। और उसी तरह से अभी भाई और बहनों, अब मुझे बताइए कि हम कहां गलत हैं। पूरे देश में वो रिवाज बदल रहा है। यहां उत्तराखंड का चुनाव हुआ,
लोग वहां कहते थे कि रिवाज बना है 5 वर्ष के बाद तो सरकार बदल जाती है। चुनाव हुआ, परिणाम निकला, धामी जी मुख्यमंत्री थे, सरकार भाजपा की फिर से बनी और फिर से धामी जी मुख्यमंत्री बने। रिवाज बदला। हम कौन सा गलत बात कह रहे हैं? जहां उत्तर प्रदेश 37 वर्षों से यही होता था, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलती थी। योगी जी थे, योगी जी हैं, रिवाज बदला। और हमने क्या गलत कहा? कुछ गलत नहीं कहा। हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा जो आपके साथ लगता है, जहां कई एक दौर में ऐसा होता था, आदरणीय अध्यक्ष जी को अच्छी तरह से मालूम है, जहां पर अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त होती थी। रिवाज बदला, मोदी जी आए, सरकार 2014 से 2019 तक भाजपा की बनी और 2019 में फिर चुनाव हुए, फिर मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते सरकार चला रहे हैं। रिवाज बदला कि नहीं बदला? क्या गलत कहा? हमने कहा जब पूरे देश में रिवाज बदल रहा है, गोवा में चुनाव हुआ, वहां भाजपा की सरकार फिर सत्ता में आ गई, मणिपुर में फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आ गई, तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं बदलेगा रिवाज? बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। आप सबसे आशीर्वाद चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश में हम रिवाज बदलेंगे और यही भाव के साथ हमने अपनी बात कही है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर सत्ता में आएगी। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का योगदान हिमाचल का कभी हम भूल नहीं सकते हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जमीन पर खड़ा होकर के उद्घाटन का इंतजार कर रहा है बिलासपुर में। मेडिकल कॉलेज नाहन आपकी देन, मेडिकल कॉलेज चंबा आपकी देन, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर आपकी देन। और मैं यहां देख रहा था जब ये हिमाचल बना था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में अगर स्वास्थ्य की क्षेत्र में अगर हम बातों का जिक्र करें तो स्वास्थ्य संस्थान बहुत कम थे, 88 थे, आज 4320 है। और ऊना का हमारा सैटेलाइट पीजीआई आपकी देन, एमसीएच एक जगह नहीं है, एक जगह आपकी देन। शिमला में हमारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है वो आपकी देन। इसलिए आपके योगदान को कभी हम भूल नहीं सकते हैं। आपने हिमाचल को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल किया, भूमिका निभाई है। और जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगर हम बात कहें, उनका स्नेह हिमाचल के साथ किस प्रकार का आप देखिए। इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल में 7 बार प्रधानमंत्री जी आए। ये अपना हिमाचल, मेरा हिमाचल, जहां मुझे आने का मन करता है, जब आता हूं तो लगता है मैं अपने घर आया हूं। ये भाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं। कोविड का संकट था, बहुत बड़ा संकट। मुझे लगता कि अब मेरी बात अधूरी रहेगी। जहां आज हजारों की संख्या में हम यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, तो ये स्थिति तब बनी जब वैक्सीन भारत के साइंटिस्ट ने बना करके तैयार की, बिना पैसे के वैक्सीन पूरे देश के लोगों को लगाने के लिए दी। और उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं देख रहा हूं आशा वर्कर यहां पर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर यहां पर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिनने बहुत अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम किया। और पूरे देश भर में जब वैक्सीन का अभियान चला तो हिमाचल पहली डोज में भी पहले नंबर पर और दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर रहा। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन भाई और बहनों, आगे बढ़ना है, मिलकर के आगे बढ़ना है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं हम चुनाव के करीब हैं, और इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं, जो हमने करना था इतने बड़े संकट के बावजूद वो हमने करने की कोशिश की, उसमें हमने सफलता हासिल की। लेकिन अब आपके करने का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होना चाहिए। आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। पांवटा की इस पावन धरती से मैं समझता हूं कि आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। और आने वाले समय में जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव होगा तो पूरा का पूरा सिरमौर भाजपा के साथ होगा। यही मैं निवेदन करते हुए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से आपने समय निकाला, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय जयराम ठाकुर जी, हमारे
भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील, जुझारू और संवेदनशील अध्यक्ष और लोकसभा में मेरे साथी श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे यहाँ के मंत्री और आपके लोकप्रिय विधायक सम्माननीय सुखराम चौधरी जी, हमारे पड़ोस के क्षेत्र से संबंध रखने वाले हमारे मंत्री श्री राजीव सैजल जी, हमारे सह प्रभारी और मेरे वरिष्ठ साथी सम्माननीय संजय टंडन जी, विधानसभा की सदस्या बहन रीना कश्यप जी, हमारे बलदेव तोमर जी, बलदेव भंडारी जी, विनय गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, अरविंद गुप्ता जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, बहन निर्मल कौर जी जो अध्यक्षा हैं नगर परिषद पांवटा साहिब की, श्री हितेंद्र कुमार जी जो बीडीसी के अध्यक्ष हैं, सम्मानित मंच, मेरे पुराने साथी और पूर्व के विधायक फतेह सिंह जी, हमारे डॉक्टर प्रेम जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे युवा साथी, देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज पांवटा साहिब में आजादी के अमृत महोत्सव पर हो रहे कार्यक्रम में 75 स्थानों पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें से आज मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला, भाग लेने का मौका मिला और इसकी शुरुआत मैंने पांवटा साहिब से की है। आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जब पांवटा साहिब आता हूं तो हमेशा गुरु के दर्शन गुरुद्वारे जाकर के हमेशा किया करता हूं। आज भी मैंने पांवटा साहिब के यात्रा की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेक करके वहां से हमने प्रारंभ किया है। ये ऐतिहासिक नगरी जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4.5 साल लगाए, जहां उनके बड़े साहबजादे का जन्म हुआ, जहां से उन्होंने एक लड़ाई भी लड़ी और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर किया। ऐसे पवित्र स्थान पर जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने जीवन के 4.5 साल बिताए हो, ऐसे स्थान पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं ऐसी पवित्र धरती को सबसे पहले नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। यह वीरों की भूमि भी है, यह तपस्वियों की भूमि भी है, इसलिए मैं उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना पूरा योगदान किया था। मित्रों, हमसे पूर्व वक्ता चाहे सुखराम जी हो, चाहे सुरेश चौधरी जी हो, चाहे जयराम ठाकुर जी हो, मैं देख रहा था कि सभी पूरी ताकत के साथ और छाती ठोक करके पूरी हिम्मत के साथ संवाद कर रहे थे और उस संवाद में हर एक कोई ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम कहां से चले थे और हम कहां पहुंचे हैं। हमने ये विकास किया, वो विकास किया, उसका विकास किया, इस तरीके से विकास किया। ये विकास की हिम्मत के साथ लोगों के सामने रखने की ताकत अगर किसी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। कभी आपने किसी कांग्रेसी नेता को सुना जो ये कहे कि मैंने ये किया?
वो ये कह सकता है कि मैंने अपना घर बनाया, मैंने ये किया, मैंने चाचे को नौकरी लगाई, मैंने ताई को नौकरी लगाई, लेकिन जनता के लिए कुछ किया, ये कोई भी कांग्रेसी नेता छाती ठोक के नहीं कह सकता। ये कह सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है। सुखराम जी बता रहे थे कि 90% आपकी भूमि को उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में इरिगेटेड कर दिया है। सुखराम जी बता रहे थे कि उन्होंने कोई गांव नहीं छोड़ा है जो सड़क से जुड़ा हो। वो बता रहे थे कि पीने का पानी हमने 100% पहुंचा दिया है। वो बता रहे थे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी 100% पहुंचा दी है, एक एक घर तक बिजली पहुंचाई है, इस बात को कह रहे थे। ये दावा करना जनता के बीच में, ये वही हिम्मत कर सकता है जो पसीना बहाता है और जमीन पर रह करके लोगों की सेवा करता है, तभी ये दावा कर सकता है। मित्रों, अभी जयराम जी चर्चा कर रहे थे। उस समय 2500 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 39,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हैं। जयराम जी बता रहे थे कि किस तरीके से बिजली के लिए काम किया, इरिगेशन के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया। 7% होती थी शिक्षा, आज 80+ से 83+%। ये उन्होंने 75 साल का ब्यौरा आपके सामने रखा। लेकिन जब हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं तो यहां मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर औसत उम्र जो है वो 50 साल की है। इसलिए इसमें से अधिकतर लोगों ने 2047 भी देखना है, और अगर 2047 देखना है तो हाथ में हाथ धर करके नहीं बैठना है। हमने इस देश को विकसित भारत बनाना है और विकसित हिमाचल बनाना है। इसके लिए हमको काम करना है। हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमको आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है। अगर हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, हमारा योगदान होगा। और इसीलिए जब अमृत काल में अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो जो पीछे हमने किया उसके लिए सबका धन्यवाद। लेकिन आगे संकल्प लेकर के चलेंगे और विकसित हिमाचल बनाने में अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस बात का हमको संकल्प लेना चाहिए। मित्रों, अभी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण की बात कही है। उस 5 प्रण को हमको ध्यान रखना चाहिए। एक है विकसित भारत, दूसरा गुलामी का कोई अंश हमारे बीच में ना रह जाए। गुलामी का अंश कोई पेन खरीद करके रख लेने से नहीं होता। गुलामी का अंश कोई विदेशी कपड़ा पहन लेने से सिर्फ नहीं होता। गुलामी का अंश मानसिकता में होता है। जब हमको भारत से अच्छा कोई दूसरी भूमि दिखती है तो यह गुलामी का अंश होता है। हमने तय करना है कि सर्वोच्च होगा तो भारत होगा, सर्वोच्च होगा तो हिमाचल होगा। इस बात के लिए हमको काम करना है। उसी तरीके से हमको अपनी विरासत का भी गर्व होना चाहिए। आज हम यहां आए, दुनिया के इतिहास में बताओ, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा व्यक्तित्व जिसने 2 साहबजादे अपने देश के लिए कुर्बान कर दिए, धर्म के लिए कुर्बान कर दिए, कोई ऐसे इतिहास को भूल सकता है क्या? इसलिए हमें अपनी विरासत को याद रखना है, हमें अपने पूर्वजों को याद रखना है, हमें अपनी देवी देवताओं को याद रखना है, हमें अपनी परंपराओं को याद रखना है, और हमें अपनी संस्कृति को याद रखना है। और दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति है तो वो भारत की संस्कृति है। इस बात का हमको गौरव करना चाहिए। और हमें एकता के साथ रहना है। लोग बांटने की कोशिश करेंगे, कोई धर्म के नाम पर, कोई मजहब के नाम पर, कोई ऊपर के नाम पर, कोई नीचे के नाम पर, कोई जात के नाम पर, कोई पात के नाम पर। यह षड्यंत्र है देश को कमजोर करने का, यह षड्यंत्र है प्रदेश को कमजोर करने का। हमने सबने भाई भाई बनकर के मिलकर के चलना है, एकता रखनी है। लक्ष्य 2047 विकसित भारत,
और उसके लिए एकता के साथ हमको आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ हमने अधिकारों की बात तो बहुत कर ली, अब कुछ जिम्मेवारियों की बात भी करना हम सीखें। ये ठीक है सत्याग्रह करना, विदेशियों से लड़ रहे थे, महात्मा गांधी ने सिखाया, सत्याग्रह लेकर के हम चले और सत्याग्रह में हमको सफलता मिली। लेकिन अब सत्याग्रह अपने से सत्य की आग्रह करना है। हम कहां खड़े हैं, हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमें कैसे पूरा करना है, इस सारी चीजों को आगे बढ़ाने का हमको काम करना है। मित्रों, आप बताइए, देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मित्रों, एक बात को समझो, आज भारत बदल गया। आज आप समझ सकते हैं, ये किसान 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 आंदोलन की बात करते हैं। जितना काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए किया, किसी भी सरकार ने वो काम नहीं किया। और आपको जान करके खुशी होगी कि एग्रीकल्चर का बजट, कृषि का बजट 4 गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है। 2014 में जहां ये 33,000 करोड़ रुपए था, आज ये 1,33,000 करोड़ रुपए है। 1,33,000 करोड़ सालाना बजट। और अगर मैं बात करूं 2007 से 14 का, तो 1,40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी थी। आज वो 6 करोड़ 11 लाख की बढ़ोतरी हुई है। यह आज एग्रीकल्चर की स्थिति है। जिस बात को हमारे सुखराम जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 93,000 करोड़ रुपए खर्च होने, 93,000 करोड़ रुपए खर्च होने, 93,000 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगभग 1.2 लाख लोगों का सेटलमेंट हो गया है किसानों का। अगर हम बात करें डिफेंस एक्सपोर्ट्स की, हम लोग पहले डिफेंस का सामान आयात करते थे, अब हम निर्यात करते हैं। निर्यात करते थे, इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा एक्सपोर्ट कितना पहुंचा? हमारा एक्सपोर्ट पहुंचा है 6 गुना ज्यादा। 1,520 करोड़ रुपए हम एक्सपोर्ट करते थे, आज हम 8,435 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बदलता भारत है, ये दिखता हुआ बदलता भारत है। और मित्रों, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, अपने प्रदेश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। टेटनस की दवा, पोलियो की दवा, जापानी बुखार की दवा, ट्यूबरक्लोसिस की दवा, पोलियो की दवा इस देश में पहुंचने में 25 से 28 साल लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जापानी बुखार, जापानीज इंसेफेलाइटिस की दवा 100 साल बाद भारत पहुंची। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हम सब जानते हैं कि कोरोना 2020 की जनवरी में पहला केस आया था, अप्रैल में उन्होंने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को दी है। यह हमारा बनता भारत है, हमको समझना चाहिए। 2 वैक्सीन। और हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज हम 200 करोड़ डोज पार कर चुके हैं, सेकेंड डोज मिला करके। इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ है और सबसे तेज गति से कार्यक्रम हुआ है, तो वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ। इस बात को समझना चाहिए। और मित्रों, आपको जान करके ये भी खुशी होगी कि लगभग 100 देशों को हम लोगों ने वैक्सीन भी दी है, जिसमें से 20 देशों को लगभग 25 करोड़ डोजेज मुफ्त में दिया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यानी आज भारत लेने वाला भारत नहीं है, देने वाला भारत बन गया है। यह बदलती तस्वीर है, इसको हमको याद रखना चाहिए। और मित्रों,
राजनीति के बारे में बहुत सी चर्चाएं होती हैं, मैं बहुत लोगों को सुनता हूं। लंबे समय एमएलए रहने का मौका मिला, 3-3 टर्म। पड़ोस के लोग आकर के कई बातें किसी को जलाने के लिए कहते, तेरा क्या कित्या, वो तो रही गया, ये तो रही गया, ये नहीं होना उन्होंने। सुना है कि नहीं सुना है? मित्रों, छोटी दृष्टि मत रखो, दूर दृष्टि रखो और पहचानो राजनेताओं के और कुर्सी पर बैठने पर, सही लोग आने पर क्या अंतर पड़ता है। सही लोगों के आने पर यह अंतर पड़ता है कि जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं तो हिमाचल वैक्सीनेशन में नंबर 1 हो जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। तो कोई पूछे तेरा क्या कित्या, तो बोलो एक कित्या तो अड्डा। आज आप लोग कोई मास्क नहीं पहने और बड़े नजदीक नजदीक बैठे। यहां अमेरिका का जो बाइडेन भी मुंह में मास्क लगा के फिरते हैं और आप ये खुली हवा में रह रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने आपको सुरक्षा कवच दिया है और जयराम जी ने आपको सुरक्षा कवच पहनाया है। इस बात को समझना चाहिए। यह है अंतर, यह है परिवर्तन, यह है सोच। आज कोई बोलता मेरा क्या कितना, ये सड़क ही नहीं दिखती भाई। ये जो सुबेरे सुबेरे स्कूटर लेकर के चल पड़ते हो। मेरे को मेरे इलाके में एक बस स्टैंड पे एक आदमी मिल गया। मैंने कहा यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जरा पान खाने आया था। मैंने कहा गांव तेरा उधर, पान खाने तो इधर आया। बोला वो तो दिक्कत ही कोई नहीं थी, किक मारो 5 मिनट से बस स्टैंड। ये फर्क है, इसको समझो। कोई लोग बोल देते हैं मेरा क्या किया। अरे पहले बावड़ी में जाते थे नहाने की नहीं, हाथ में बाल्टी लेकर के तेल और साबुन और कंधे पर तौलिया। देखा है मैंने हिमाचल का वो दृश्य भी। आजकल सब कोई बोलते हैं आया मैं 5 मिनट से, 5 मिनट में आया, बस जाना है बाथरूम गया और आया। ये बाथरूम किसने दिया भाई? ये पानी किसने पहुंचाया? ये पीने का पानी, ये जीवन का पानी, ये किसने पहुंचाया? इसलिए मित्रों, मैं कई बार जब इस तरह की बातचीतें होती है तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि छोटी दृष्टि मत रखो, नजदीक मत देखो, दूर तक देखो। और हमको तो 2047 तक देखना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अब मित्रों, मैं आपके सामने कुछ बातें अब ये यूक्रेन में झगड़ा लड़ाई हुई, क्या अमेरिका के लोगों को वापस लाने के लिए अमेरिका ने कोई प्रयास किया? क्या यूरोप से कोई लोग वापस आए? क्या पाकिस्तान ने कोशिश करके अपने लोगों को वापस लाया? क्या बांग्लादेश के लोग वापस आए? लेकिन यहां हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ पुतिन से बात करते हैं और एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करते हैं, युद्ध का विराम कराते हैं और 23,000 बच्चों को शांति के साथ भारत वापस लाते हैं। यह परिवर्तन होता है। इसके समय और तो और छोड़ो, दूसरे देश के भी लोग भारत का तिरंगा लेकर के वो भी निकलने का तैयार हैं। यह है तिरंगा, यह है आजादी का अमृत महोत्सव। इसको एंजॉय करो, इसको समझो, इसको जानो। आज मुद्रा योजना में लगभग 35 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिला है। उसी तरीके से ओबीसी क्लास, अदर बैकवर्ड कास्ट, इसका आज दिन तक कमीशन नहीं भरना था। कांग्रेस के लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं करता था। उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। यह प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 100 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले, 100 लाख करोड़। आप समझो, 100 लाख करोड़ का मतलब बदलते भारत की क्या तस्वीर होगी।
आपका एक एक एमएलए छाती ठोक के बोलेगा कोई नहीं बच्चा, 2 लेन का 4 लेन करेंगे, 4 लेन का 6 लेन करेंगे, पानी 24 घंटा पहुंचाएंगे, इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, विकास के नए आयाम चलाएंगे, विकसित हिमाचल खड़ा करेंगे, ये कहने की ताकत निकलेगी। और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। अभी आयुष्मान भारत की बात हो रही थी। कभी किसी ने सोचा था कि 50 करोड़ की जनता को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा? मैं देश का स्वास्थ्य मंत्री था तो उस समय कहते थे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये अंग्रेजी में कई नाम आ जाते हैं, उस पर लोग चर्चा करते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हमने कहा मोदी जी ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तो दे दिया। 130 करोड़ का देश, 50 करोड़ के लोग 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवर लेकर के खड़े। और कौन है वो? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, ऑटो वाला, टैक्सी ड्राइवर, बस क्लीनर, बस कंडक्टर, बाल काटने वाला, बार्बर, गंदगी से रैग पिकर, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मोदी जी ने दिया है। और मुझे खुशी है कि जयराम जी ने डबल इंजन की सरकार रहते हुए इन्होंने भी हिमाचल हिंद केयर निकाल दिया, और उस हिमाचल हिंद केयर में जो भी बचा था हिमाचल का, सबको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे दिया। ये बात भी समझो। और अब मेरे को कोई बोले कि मेरा क्या कित्या, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा बताओ? अब कांग्रेस के लोग बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा आप बेरोजगार हो गए, कैसे होगा कुछ? आपको लोगों ने बेरोजगार कर दिया। और मैं प्यासे को पानी के नजदीक तो ले जा सकता हूं, पानी नहीं पिला सकता। मैं किसी को आंखें तो दे सकता हूं, दृष्टि नहीं दे सकता। दृष्टि तो उसको रखनी होगी, लेकिन यह परिवर्तन है जिसको हमको समझना चाहिए। आज जब हम यहां बात करने आए हैं मित्रों, तो एक बात और कहता हूं, गलत आदमी कुर्सी पर बैठ जाता है तो नुकसान हो जाता है, और सही आदमी बैठता है तो फायदा हो जाता है। यह भी समझ कर रखो। और इसलिए मैं सब लोगों को कहता हूं कि आप हमेशा समझ करके विचार करो। ये एनकेपी साल्वे थे, शायद 10वीं वित्त आयोग था या 11वीं वित्त आयोग था। हिमाचल प्रदेश का स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, और एनकेपी साल्वे कांग्रेस के नेता थे और वो चेयरमैन थे। उन्होंने हिमाचल का स्पेशल कैटेगरी स्टेट वापस ले लिया था। यह है कांग्रेस की देन। क्या हुआ उसके कारण? उसके कारण यह हुआ कि पहले हमको 90% पैसा केंद्र खर्च करती थी, 10% हम करते थे। जब से स्पेशल कैटेगरी स्टेट हटा, 60% केंद्र करने लगी और 40% हमको करना था। किसी ने आवाज नहीं उठाई। शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने दिल्ली में आवाज उठाई, न्याय यात्रा के नाम पर हम लोगों ने अपनी बात को रखा, लेकिन दिल्ली दरबार में किसी ने नहीं सुना, कोई नहीं सुना। आजकल यहां बड़े कांग्रेसी चैंपियन बन के फिरे रहते हैं। इनका इतिहास बता रहा हूं आपको मैं। किसी ने नहीं सुना। और 2014 में जब आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, वो हिमाचल को जानते थे, वो यहां के प्रभारी रहे थे। बिना बीजेपी के डिमांड के भी मोदी जी ने हिमाचल का स्पेशल कैटेगरी स्टेट बहाल कर दिया, और 90-10 के रेशियो में फिर से हमारी विकास की कहानी आगे बढ़ गई। अटल जी आए, बताइए अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? ये बद्दी पोंटा साहब का इंडस्ट्रियल एरिया, ये उनका बसाया हुआ है कि नहीं है? अटल जी आए, उन्होंने 10 साल के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज दिया। मनमोहन सिंह आए, 7 साल बाद पैकेज खत्म कर दिया। और क्या कहा खत्म करते हुए? यह कहा कि इससे हमको नुकसान हो रहा है, हरियाणा अब दुखी है,
पंजाब चिंता कर रहा है, जम्मू कश्मीर इस बात को मान नहीं रहा है। ये दीगर बात है कि कांग्रेस न आज हिमाचल में है, न हरियाणा में है, न पंजाब में है, न जम्मू में है। सूपड़ा साफ हो गया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये उनकी करतूत रही है, ये उनका योगदान रहा है। अटल जी ने 2002 में रटांग टनल का शिलान्यास किया था। बाद में हमारी सरकार चली गई 2004 में। 2004 से लेकर 2014 में तक 10 साल के अंदर अटल टनल में जो 10 किलोमीटर का टनल बनना था, वो 1 किलोमीटर 300 मीटर तक, 1.3 किलोमीटर तक ही बन करके रुक गई थी। किसी ने नहीं पूछा। मुझे याद है अटल जी अंतिम दिनों में मनाली आए थे, अंतिम बार उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हो रहा है उस अटल टनल का। मैंने कहा काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है। उन्होंने कहा था वो शिलान्यास मेरे दिल पर पत्थर है। और उनकी बात को, सपना को साकार किया मोदी जी ने। 6 साल के अंदर अटल टनल बनाई है और आज वो डिफेंस का सबसे बड़ा रास्ता बन गया है। इस बात को भी हमको समझना है। इसलिए मित्रों, विकास की मैं नई कहानियों के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। आज मैं यहां पर आया हूं। जब मैं छात्र था तो सुना करता था रेणुका डैम। गौर से सुनिएगा, जब मैं छात्र था तो मैं सुना करता था रेणुका डैम। फिर क्या कहते थे, कभी हरियाणा नहीं मानता, कभी दिल्ली नहीं मानती, कभी वो नहीं मानता, कभी ये नहीं मानता। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि अटल जी के नेतृत्व में और जयराम जी के योगदान से 7,000 करोड़ रुपए का ये जो डैम है, इस डैम का काम जो है वो शुरू हुआ है और 40 मेगावाट ये देगा। इसको हमको समझना चाहिए। अब मेरे से कोई पूछे मेरा क्या किया तो मैं क्या बोलूंगा भैया। मैं पौंटा साहब की धरती पर खड़ा हूं, यमुना बगल से बह रही है और ये बांध बनने वाला है, 7,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, 45 मेगावाट बिजली पैदा होगी, हिमाचल सेल्फ सफिशिएंट होगा, हिमाचल की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, हिमाचल को रॉयल्टी दिलाई है, उससे पैसा अर्जित होगा। ये सारी बातों को हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं बहुत से योजनाएं आपको गिना सकता हूं। स्वच्छ भारत में टॉयलेट्स का बनना। अब हिमाचल में ही अगर हम बात करें तो लगभग 1,72,000 हिमाचल में इज्जत घर बने हैं। 1,72,000। ये छोटा काम नहीं है। हर औरत को ये इज्जत घर का याद रखना एक बात, ये महिलाओं का सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। महिलाओं की इज्जत के लिए सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ा देन है। 21वीं शताब्दी में हम पहुंच गए और दैनिक नित्य क्रम के लिए हमारी बहनों को खेतों में जाना पड़े। आज उनको इससे आजादी दिलाई है तो नरेंद्र मोदी ने दिलाई है और हिमाचल में 1,72,000 इस तरीके के इज्जत घर बना करके इस काम को पूरा किया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें एलईडी बल्ब्स की तो लगभग 86 लाख एलईडी बल्ब यहां हिमाचल प्रदेश में दिए गए हैं। अगर मैं डबल इंजन की बात करूं तो स्मोक फ्री स्टेट का बनना, यह भी अपने आप में हम लोगों को एक बहुत ही सुकून देता है, ताकत देता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज स्मोकलेस स्टेट, ये जो हिमाचल है ये फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट है। धुआं रहित प्रदेश हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है जिसका आप गौरव कर सकते हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए मैं एक बात और कहूंगा, जहां उज्ज्वला योजना बनी वहीं जयराम जी ने स्वनिधि योजना बनाई और लगभग 3,24,000 बहनों को सिलेंडर देकर के अब यहां पर कोई भी बगैर चूल्हा के नहीं है, यह हम लोगों ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चर्चा हो रही थी। 10,225 किलोमीटर की लागत से 5,000 करोड़ रुपए खर्च होकर के ये 10,225 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही है। कोविड के दौरान 500 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया। आपके हर एक हॉस्पिटल को ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट के साथ युक्त किया गया और उसी तरीके से विदेश अपने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लगभग 23,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ हाइडल में और 15,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ हमारे टूरिज्म में और उसमें भी तीव्र गति से काम चल रहा है।
इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज यहां मैं आया हूं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जरूर करूंगा। बदलता भारत कैसा है? आज हिमाचल में बिलासपुर में 1300 करोड़ रुपए की लागत से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। मैं नहीं कहता कि कोई वहां जाए, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, अपने घर में रहे, लेकिन कभी बिलासपुर घूमते हुए जाने का मौका मिले तो आपने देखना कि पीजीआई से बड़ा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां हिमाचल में बनकर के तैयार हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिए। आज नाहन का मेडिकल कॉलेज, वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुआ। आज मैं जाकर के देखने वाला हूं। कभी कोई सोच सकता था नाहन में मेडिकल कॉलेज? यहां डिग्री कॉलेज को तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाते बनाते पसीने छूट गए। और मुझसे ज्यादा कौन जानता है जो छात्र नेता पूरे 6 साल यहां हिमाचल में रहा। तो हमने वो भी दिन देखे। इसलिए मित्रों, हेल्थ की बात करें, कोई भी बात करें, तो हर दृष्टि से इस बात को बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया है। आज रोपवे की बात कीजिए। मुझे खुशी है कि लगभग रोपवे में 57.1 किलोमीटर के रोपवे 32,000 करोड़ रुपए से 7 प्रोजेक्टों में बन रहे हैं। मैं 7 की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपसे एक रोपवे की जरूर चर्चा करूंगा। शिरगुल महादेव टेम्पल से लेकर चूड़धार तक 8 किलोमीटर का ये रोपवे बन रहा है और 250 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने वाले हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से यहां पर ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन रहा है। मित्रों, मैं आप सबसे कहूंगा, आप सब पढ़े लिखे, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसको आप वेबसाइट में जाकर के पढ़ो। ये देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है और आज आपके पांवटा साहब में खुल रही है। 300 करोड़ रुपए की लागत से खुल रही है। दुनिया भर के अच्छे बच्चे आएंगे और आपका बच्चा भी पढ़ करके अच्छा मैनेजमेंट का स्टूडेंट बनेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, बहुत सी कहानियां मैं आपसे कह सकता हूं, बहुत सी बातें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक बात, मैं जब यहां आया हूं तो सुखराम से मेरा पुराना रिश्ता है, सुखराम जी से। 1998 में मैं विपक्ष का नेता होता था, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में विपक्ष का नेता था, विधायक ग्रुप का नेता था। और पांवटा साहब में फतेह सिंह जी के बाद नया कैंडिडेट कौन हो सकता है, इसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे भेजा गया था। मुझे पता नहीं सुखराम को याद है कि नहीं। और मैंने नाहन के रेस्ट हाउस में दिन भर बैठ के लगभग 500 लोगों से मुलाकात की थी। और उस समय ये जेई होकर के आए थे, नौकरी छोड़ करके। तो मैंने सुखराम को कहा कि तूने नौकरी क्यों छोड़ दी? तो ये कहने लगा कि नहीं, मेरा मन नहीं लगा, मैंने तो सेवा ही करनी है। मैंने कहा पक्की बात है कि सेवा करनी है? मैंने कहा हार गया? बोला हार नहीं मानूंगा, फिर से लड़ूंगा, लेकिन मैं जरूर काम करूंगा, ये इन्होंने कहा। उस दिन हमारी मुलाकात हुई थी। बाद में मैंने रिपोर्ट दी, मैंने कहा सुखराम को कैंडिडेट बनाना चाहिए। मुझे लगता है पूरे विश्वास के साथ कि वह फैसला मेरा उचित फैसला था, सही फैसला था और वो नतीजा निकला। सुखराम जी जब आते हैं तो मैं हाथ मिलाते हैं तो मैं अपनी उंगलियां गिन लेता हूं, क्योंकि मालूम नहीं जाते जाते कौन सी उंगली चली जाएगी। आते हैं तो बोलते हैं बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। और जब वो थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं तो यहां मंच पर आकर के बोलते हैं मैंने ये भी लिया, मैंने वो भी लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। ये एक अच्छे प्रतिनिधि का काम होता है। इसलिए मैं सुखराम जी को बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, सिर्फ ताली मत पीटते रह जाना, ये भी करते रहना।
समझे? समझ में आया? सिर्फ ताली मत पीटते रहना, ये भी दबाना। मित्रों, राजनीति में इशारे समझना बहुत जरूरी होता है। और जो इशारे न समझे तो मेरा दिल्ली से आना किस काम का रहेगा? तो आपने इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने दो बातें कही। एक कहा फसल, अब देखिए कैसे कहा, फसल मारी गई, ये हुआ। मैंने जयराम जी को कहा, मैंने कहा जयराम जी इसका जो चिंता कीजिए। बोले हो जाएगा। अब हो जाएगा तो वो बोल नहीं पाए, तो चलते चलते उन्होंने कहा आप बोलिए, तो हो जाएगा, इसका भी समाधान हो जाएगा। इस बात को समझिए। फिर दूसरी बात इन्होंने मेरे कान में बोली, वो जुडिशरी का यहां पर कोर्ट बैठाने की बात। कोर्ट ही बैठाना है ना, एडीजे कोर्ट, यही है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट बैठने की बात इन्होंने कही। मैंने जयराम जी से पूछा, जयराम जी ने कहा कर देंगे। जयराम जी की तरफ से मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि यहां कोर्ट खुल जाएगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। अब रही तीसरी बात, हाटी का ट्राइबल स्टेटस। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये हिम्मत करके डिमांड करने की ताकत है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। इसको हमको समझना चाहिए। 50-60 साल गुजर गए, किसी में हिम्मत नहीं हुई। कांग्रेसी बोलते रहे ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में मुझे खुशी है कि हमारे सभी सिरमौर के नेता, सुखराम जी, बलदेव जी, राजीव बिंदल जी, बलदेव तोमर जी, रीना जी, सब लोग मिल करके जयराम जी के नेतृत्व में मेरे पास आए थे। हम लोग गृह मंत्री जी से मिले थे, बाद में प्रधानमंत्री जी से मिले थे। सुरेश कश्यप जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, सबसे आगे हाटी का ट्राइबल, सब लोगों ने डिमांड की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार सकारात्मक तरीके से इस पर विचार कर रही है और जल्द ही आपको निर्णय मिलेगा। इस बात का भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसलिए मित्रों, अगर विश्वास है तो लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर। मैं आज इस पावन अवसर पे मैं कांग्रेस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन दुख के साथ बोलना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कमाया? बोफोर्स का स्कैंडल, 2G, 3G, 4G, जीजा जी, क्या कमाया उन्होंने? ऑगस्टा वेस्टलैंड का केस, सबमरीन का स्कैम। और देखो, हिम्मत देखो इनकी कि देश के लिए फौज लड़ रही है, कोई एयर स्ट्राइक करती है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक करती है, और कांग्रेसी प्रमाण मांगते हैं। ऐसे लोगों को नवंबर महीने में प्रमाण दे देना। ऐसे लोगों को नवंबर महीने में प्रमाण दे देना। समझ गए मेरा इशारा? समझ गए? मित्रों, ये है विषय जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ आपसे ये निवेदन करने आया हूं। आप आगे बढ़िए, खुशहाल होइए। मुझे पता लगा है ये आज जाऊंगा सड़क से, ये हमारा नाहन तक की सड़क जो बनी है, वहां से, कहां से वो आगे नाहन से वो NH शिलाई वाली 707, उसका काम चल रहा है।
यहां से देहरादून वाले पर काम चल रहा है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर काम नहीं चल रहा है। कहीं जाओ तो ऊपर से फ्लाईओवर या अंडरपाथ। ये परिवर्तित होता हुआ भारत दिख रहा है, ये परिवर्तित होता हुआ इलाका दिख रहा है। तो मित्रों, आपसे मैं एक ही निवेदन करने आया हूं, और यहां मैं आयोजकों को एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे यहां महिला शक्ति का सशक्तिकरण दिख रहा है, क्योंकि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा दिख रही है, यह भी मैं जरूर कहना चाहता हूं। और समाज के नेतृत्व में आपका विशेष योगदान है। आप सब लोग मिलकर के इस अमृत महोत्सव को मनाइए, आगे के इशारे को समझिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस गर्मी में आपने मेरे को सुना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।